30-35 की उम्र में ही घुटने जोड़ों में दर्द रहने लगा। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है और इस दर्द से छुटकारा कैसे पाएं। ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या भारत को घबराने की जरूरत है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्यों खाली पेट कॉफी नहीं पीनी चाहिए। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, ये सब पहले बुढ़ापे में होने वाली दिक्कतें थी। हाथ पैर के जोड़ और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो इसे बुढ़ापे की शुरुआत मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो 30 से 35 की उम्र में भी घुटने और शरीर के दूसरे जोड़ों में दर्द रहने लगा है। पर इसकी वजह क्या है, यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि आजकल 30 की उम्र में ही घुटनों जोड़ों में दर्द क्यों होने लगा है। इससे बचने के लिए रोज की कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, अपनी आदतों और खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए और जोड़ों में दर्द का इलाज क्या है। आजकल हमने देखा है कि ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं और उनको घुटने का दर्द या तकलीफ़ रहता है, तो और उनको ये डर रहता है कि क्या उनको इसी उम्र में आर्थराइटिस हो गया है, जो काफ़ी रेयर है। आर्थराइटिस इस एज में नहीं आता है। 30 से कम उम्र में यूजुअली हम देखते हैं नी पेन का कारण रहता है जो पटेलोफिमोरल यानी जो हमारा कटोरी है घुटने के सामने जो छोटा सा हड्डी है उसका मैलअलाइनमेंट या मिसअलाइनमेंट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है या कोई मसल का पेन आने का चांसेस है। इसके कॉमन कारण रहते हैं, एक तो अपने एक्टिविटीज़ यानी जिसमें हम दिन भर नीचे बैठे रहते हैं या स्क्वाटिंग कर रहे हैं या पालती या चौकड़ी मार के बहुत टाइम तक बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को पैर का एक पर्टिकुलर टाइप का अलाइनमेंट होने के कारण भी ये जो नी पेन या कटोरी का पेन या पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस जो बोलते हैं उसके चांसेस ज़्यादा है। इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें सर्जरीज या बाकी कॉम्प्लिकेटेड कोई ट्रीटमेंट का चांसेस बहुत कम है। इसमें यूजुअली बस कुछ फिजियोथेरेपी है जिसमें हम पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करते हैं और उनको पोस्चरल ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कौन से पोजीशंस अवॉइड करना वो सब सिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशंस में कुछ कार्टिलेज के विटामिन्स लगता है। इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक्टिविटीज़ में हमने देखा है सबसे कॉमनली यानी नीचे बैठना, यानी पूरा टाइम क्रॉस पैर को नीचे बैठ के क्रॉस करके पालती या चौकड़ी मार के बैठना, उसमें जो अपना सामने का जो नी कैप है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आता है। कभी कभी वो एक तरफ वो स्लाइड हो जाता है और वहाँ पे एक फ्रिक्शन सरीका चालू हो जाता है, वो एक कारण है। कुछ लोग जिम में जाके स्क्वाटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे सिचुएशंस में भी ये सब प्रॉब्लम शुरू होने का चांसेस है। कभी कभी हमने देखा है स्टेयर क्लाइंबिंग या एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली इम्पैक्ट करने की वजह से भी होने का चांसेस है। तो ये सब ऑफ कोर्स एक्टिविटीज़ है जो सब करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसको हम एक्सेसिव यानी बहुत सारा टाइम या बहुत सारे रिपीटेशंस में नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ जिमिंग या ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें आप अपने नी कैप को स्ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको उसका बराबर जो कंडीशनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करा के ही आप इसको आगे कर सकते हैं। खाने पीने का यानी जो हम नॉर्मली आमतौर पे बोलते हैं कि मेटाबॉलिक कॉसेस यानी कोई डिफिशियंसी की वजह से घुटने में दर्द आना काफ़ी रेयर है। घुटने का दर्द यूजुअली कई मैकेनिकल रीज़न से ही होता है, यानी जैसे मैंने अभी बताया पोजीशन की वजह से या कोई इम्पैक्ट की वजह से ही हो सकता है। जो हम विटामिन डी या कैल्शियम या B12 के डिफिशियंसी से आपको घुटने में दर्द आने का चांसेस बहुत कम है। तो खाने का और नी पेन का रिलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस है जैसे यूरिक एसिड करके एक अपने बॉडी में मेटाबोलाइट है, उसका मात्रा बढ़ने से भी आपको अलग जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें से नी एक है। तो यूरिक एसिड लेवल्स हाई अगर रहते हैं तो फिर आपका डाइटिशियन से आपको रेफरेंस लेके कुछ चीज़ें जैसा अल्कोहल है, हाई कंटेंट प्रोटीन यानी नॉन वेजिटेरियन वगैरह आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
ये सब जो स्पेसिफिक हम लोग यूजुअली डायग्नोसिस करके लेते हैं कि किस वजह से हुआ है, यानी इन्फ्लेमेटरी है या पोजिशनल है या मेटाबॉलिक है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आमतौर पे जो प्रॉब्लम हो रहा है पोस्चर या पोजीशन रिलेटेड है या मसल इम्बैलेंस या मसल वीकनेस के वजह से है, तो 90% केसेस में हम इसके ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और पोस्चरल करेक्शन से करते हैं। वेरी रेयरली दवाइयाँ लगता है, जैसे कोलेजन के सप्लीमेंट्स रहते हैं, वो कुछ 1 या 2 महीने लेते हैं और उससे ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। अगर आप 30 से 35 साल के हैं और आपके भी घुटनों या दूसरे जोड़ों में दर्द रहता है, तो गठिया सोच के घबराएं ना, डॉक्टर के पास जाएं, दर्द की वजह पता करें और प्रॉपर इलाज कराएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। वैसे सर्दियों में हर साल ही फ्लू के मामले बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम समय में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से इसे सुपर फ्लू कहा जा रहा है। ब्रिटेन में 18 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते के आखिर तक हर दिन औसतन 3140 लोग फ्लू की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ये नंबर इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं पिछले साल 2024 में इसी वक्त अस्पताल में फ्लू के औसतन 2629 मरीज भर्ती थे। हालांकि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में फ्लू के मामले कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आए हैं। वहीं कुछ हिस्सों में मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने 19 दिसंबर को कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक वहां अब तक करीब 10,000 लोग फ्लू के चलते अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इसी तरह कनाडा और पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये सांस से जुड़े अंगों यानी हमारी नाक, गले और फेफड़ों पर असर डालता है। अभी H3N2 के सब क्लैड K की वजह से फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। जो H3N2 है वो इन्फ्लुएंजा A वायरस का सब टाइप है और सब क्लैड K इसी H3N2 वायरस का थोड़ा बदला हुआ वर्जन है। यानी ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पुराने फ्लू का अपडेटेड रूप है जिसमें कुछ जेनेटिक बदलाव आ गए हैं। H3N2 के इसी सबक्लैड K को सुपर फ्लू कहा जा रहा है, लेकिन ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। सुपर फ्लू तेजी से क्यों फैल रहा है, इसके लक्षण और बचने का तरीका क्या है, ये सब हमने पूछा मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में लोग H3N2 के सबक्लैड K के संपर्क में ज्यादा नहीं आए हैं, इसीलिए लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी भी कम है। इस वजह से ज्यादा लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। अभी क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर, इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, इससे वायरस को तेजी से फैलने का मौका मिलेगा। सर्दियों में वैसे भी लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, एक सीमित एरिया में ज्यादा समय बिताते हैं। खिड़की दरवाजे बंद होने से हवा का बहाव कम होता है, इससे वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्दी ट्रांसफर होता है। जब फ्लू से कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है तो थूक और बलगम की बारीक बूंदों के साथ वायरस हवा में फैल जाता है। अगर किसी सतह पर यह वायरस मौजूद हो और कोई दूसरा उस सतह को छूकर अपनी नाक, मुंह या आंखों को छू ले तो इससे भी वायरस दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। ऐसे में फ्लू तेजी से फैलता है। जब कोई व्यक्ति H3N2 से संक्रमित होता है तब उसे कंपकंपी लगकर तेज बुखार आता है, सूखी खांसी आती है, छींकें आती है, गले में खराश रहती है, गले में दर्द होता है, नाक बहती है या नाक जाम हो जाती है, बदन दर्द होता है, सिर में तेज दर्द होता है, बहुत थकान लगती है, बच्चों को उल्टी आ सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ये लक्षण आमतौर पर 5 से 7 दिन तक रहते हैं। बुखार लगभग 3 दिन में उतर जाता है, लेकिन खांसी कई हफ्तों तक बनी रह सकती है। वैसे तो फ्लू या सुपर फ्लू से कोई भी संक्रमित हो सकता है, पर बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसका रिस्क ज्यादा होता है। और अभी सितंबर में ही दिल्ली NCR में फ्लू के मामले तेजी से बढ़े थे, इसीलिए हमारे लिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। सुपर फ्लू से बचना है तो फ्लू की वैक्सीन लगवाएं।
किसी भी वैक्सीन का मकसद आपको उस बीमारी से बचाना होता है। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। लगभग 2 हफ्ते में शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। ये एंटीबॉडीज आपको फ्लू वायरस से बचाती हैं। फ्लू की वैक्सीन 70 से 90% तक असरदार होती है, यानी वैक्सीन लगने के बाद आपको गंभीर फ्लू नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू बिल्कुल ही नहीं होगा, बस वैक्सीन से फ्लू होने का चांस घट जाता है। अगर फ्लू होता भी है तो लक्षण गंभीर नहीं होते, पर कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं देती, इसीलिए खुद को बचाना जरूरी है। कैसे होगा ये? अगर किसी को फ्लू है तो वो खुद को आइसोलेट कर ले, अपने दोस्तों, परिवार, कलीग से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, पानी, नारियल पानी और जूस वगैरह पीते रहें। बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। जुकाम, खांसी के लिए भी दवाई ले सकते हैं, लेकिन ये तभी करें जब आपको कोई दूसरी बीमारी ना हो। अगर आपको बीपी की दिक्कत है, डायबिटीज है, दिल, फेफड़ों या किडनी की कोई बीमारी है या फिर उम्र 65 से ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह पर ओसेल्टामिविर नाम की दवाई ले सकते हैं। जितनी जल्दी ये दवा शुरू करेंगे उतना अच्छा असर होगा। इस दवा का कोर्स 5 दिनों का होता है, इसीलिए जब भी आपको फ्लू जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज शुरू कराएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर रोज सुबह ब्लैक कॉफी पीती हैं। अपने टॉक शो व्हाट वुमेन वांट के एक एपिसोड में एक्टर आदित्य रॉय कपूर से बातचीत में उन्होंने ये बताया था। करीना ने कहा था कि वो भले सुबह सुबह ब्लैक कॉफी पीती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ भीगे हुए बादाम खा लेती हैं। यानी करीना कभी भी खाली पेट ब्लैक कॉफी नहीं पीती, क्योंकि ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। सुबह खाली पेट कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए, ये हमें बताया नोएडा में डेली डाइट्स की फाउंडर और डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि जब हम खाली पेट ब्लैक कॉफी या दूध वाली कॉफी पीते हैं तो कॉफी में मौजूद एसिड को अब्सॉर्ब करने के लिए पेट में कोई खाना नहीं होता। इससे पेट में एसिड की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। ये एसिड ऊपर खाने की नली तक आ सकता है, जिससे सीने में जलन या एसिडिटी हो सकती है। कॉफी पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देती है। जब पेट खाली होता है तो ये एसिड सीधे पेट की अंदरूनी परत पर असर डालता है। इससे कुछ लोगों को सीने में जलन हो सकती है, उनके पेट में गैस बन सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, उन्हें घबराहट और बहुत बेचैनी भी महसूस हो सकती है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स या थायराइड की समस्या है, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या जिनकी नींद पूरी नहीं होती। इसीलिए कॉफी पीने से पहले थोड़ा खा लेना जरूरी है। ये 2-3 भीगे हुए बादाम हो सकते हैं, कोई फल हो सकता है या हल्का नाश्ता भी हो सकता है। जब आप कॉफी से पहले कुछ खा लेते हैं तो पेट पूरी तरह खाली नहीं रहता। इससे पेट की अंदरूनी परत पर खाने की एक पतली लेयर बन जाती है जो कॉफी के एसिड से पेट को बचाती है। इससे जलन और एसिडिटी का खतरा कम हो जाता है। खाली पेट कॉफी पीने से कुछ लोगों में ब्लड शुगर पहले गिरती है और फिर अचानक बढ़ती है। इससे चक्कर, घबराहट या थकान महसूस हो सकती है। लेकिन अगर पहले थोड़ा सा खा लिया जाए तो ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहती है और एनर्जी भी देर तक मिलती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए।